बात है अप्रैल 2016 की। पनामा बेस्ड लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट लीक होते हैं। पहले बात करेंगे पनामा लीक्स की। सियासतदान, ताजिर और शोबे से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। ये डॉक्यूमेंट जर्मन न्यूज़पेपर को जॉन डॉय ने अर्ली 2050 में दिए। जॉन डॉय ने स्टार्टिंग में खुद को एनोनिमस रखा क्योंकि उसकी जान को खतरा था। जर्मन न्यूज़पेपर ने यह डॉक्यूमेंट ICIG को दिया। ICIG एक US बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क है जो जर्नलिस्ट को आपस में कनेक्ट रखता है। ICIG ने 107 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ मिलकर इन डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट किया। 3 अप्रैल 2016 को ये डॉक्यूमेंट पब्लिक होते हैं। इस डॉक्यूमेंट ने बहुत से हाई प्रोफाइल लोगों को एक्सपोज किया। आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर, जिनकी ऑफशोर कंपनीज थी, और ये बात जब लोगों के सामने ही बहुत से प्रोटेस्ट हुए और उसे मजबूर कर दिया गया रिज़ाइन करने के लिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यूक्रेन प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशन थे। करप्शन की बात चल रही हो, पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उसके भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ की फैमिली से रिलेटेड थे। Non-bailable warrants have been issued against Nawaz Sharif, Prime Minister Nawaz Sharif and his 3 children on the Panama Papers. मोसेक फोंसेका के रिकॉर्ड ने मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज को 4 ऑफशोर कंपनीज से कनेक्ट किया। नेस्को लिमिटेड, निल्सन एंटरप्राइज लिमिटेड, हैंगॉन प्रॉपर्टीज होल्डिंग लिमिटेड, कुम्बर ग्रुप। इन कंपनीज ने जो फंड रेस किए थे उन्हें फॉरेन एसिड खरीदने के लिए यूज़ किए। इन फॉरेन एसिड में हाई वैल्यू अपार्टमेंट भी शामिल थे जो लंदन के मेफेयर एरिया में थे। 4 अप्रैल 2016 इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपोजिशन पर लगे इल्ज़ाम पर फ़ौरन एक्शन लेने की डिमांड करते हैं। इमरान खान से पिछले 20 साल से मैं इन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बट ये कहते हैं अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ने इन डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट किया है, इमरान खान ने नहीं। और जिन कंट्रीज़ पर एलाइट लोग के नाम आए थे उन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। इमरान खान उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में जिनके नाम आए हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो यहाँ पाकिस्तान में मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपना इत्तेसाब करने के लिए तैयार ही नहीं है और यहाँ के इदारे प्राइम मिनिस्टर का इत्तेसाब कर ही नहीं सकते, तो मैं कहता हूँ ये सारे फिर बंद करें इदारे इत्तेसाब के। छोटे छोटे लोगों को पकड़ने का क्या फ़ायदा है। ये जेलों में बेचारे चंद हज़ार रुपए चोरी करने वाले जेलों में हैं, यहाँ तो अरबों रुपए की चोरी है। तो अगर इनको नहीं पकड़ना तो फिर बाकी गरीबों को क्यों पकड़ना है। आज यहाँ बेरोजगारी की तो इंतहा है इस वक्त पाकिस्तान में। उस वक्त एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। शरीफ फैमिली ने अलग अलग प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उनकी बातें, उनकी स्टेटमेंट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। जहाँ मरियम यह कहती हुई नज़र आती है कि मेरे बैरूनी मुल्क तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मैं अपने फादर के साथ रहती हूँ। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। और हुसैन नवाज कहते हैं कि निल्सन और नेस्कोल उनकी बहन मरियम नवाज के नाम पर है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। और 1999 में BBC हार्ट टॉल को इंटरव्यू देते हुए हसन नवाज कहते हैं कि मैं लंदन में किराए में रहता हूँ जो हर 3 मंथ बाद पाकिस्तान से आता है। I'm asking you, do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. और उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं 20 साल हो गए इन प्रॉपर्टीज़ को खरीदे हुए। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। तो हसन नवाज ने इंटरव्यू में झूठ क्यों बोला। 5 अप्रैल 2016 नवाज शरीफ स्पीच देते हुए कहते हैं मेरी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी खबरें बेसलेस हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक रिटायर्ड जज को हायर करूंगा जो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करेगा। मुझे और मेरे ख़ानदान को निशाना बना रहे हैं। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे।
अप्रैल 13, 5 एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इंक्वायरी लीड करने से मना कर दिया बिना कोई रीज़न दिए। उसके बाद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जो इन सब चीज़ों को लीड कर रहे थे, उन्हें खत भेजा। 13 मई को चीफ जस्टिस ने भी हुकूमती TORs को रिजेक्ट कर दिया और कहा जो हुकूमत ने TORs दिए उस तरह की जुडिशल कमेटी नहीं बन सकती। 16 मई पार्लियामेंट में नवाज शरीफ एक स्पीच देते हुए कहते हैं उनके फादर मियां मोहम्मद शरीफ 70s में दुबई गए बिजनेस के लिए और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री ओपन की जो अप्रैल 1980 में 9 मिलियन में सेल कर दी और फिर जद्दा में एक और स्टील मिल लगाई जो जून 2005 में सेल हुई $17 मिलियन में और इसी से लंदन के फ्लैट खरीदे गए। तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। 2 चीज़ें स्पीच की याद रखना। फर्स्ट, दुबई और जद्दा की स्टील मिल के अलावा किसी और चीज़ का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, किसी और इन्वेस्टमेंट का। और सेकंड बात, जिन दस्तावेज़ात की बात की गई है वो आज तक कोर्ट पर नहीं लाई गई। इसके बाद PTI ने बहुत से जलसे किए, पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट आमने सामने भी हुई। Moving on to news from Pakistan. The Pakistan Tehreek-e-Insaf or PTI party chief Imran Khan on Tuesday backed down from his threat to shut down capital Islamabad on November 2nd. Instead, he has vowed to hold a celebratory rally about the Supreme Court's decision to pursue corruption case linked to Prime Minister Nawaz Sharif. Earlier, Khan had announced to shut down Islamabad on November 2nd in a show of force against the federal government on charges of corruption. 1 नवंबर को गवर्नमेंट ने पनाह पेपर्स पर कमीशन बनाने का फैसला किया चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में, जिसमें आसिफ सईद खोसा, आमिर हानी मुस्लिम, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद शामिल थे। शरीफ फैमिली के वकील अकरम शेख ने 5 नवंबर को एक न्यू स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका टाइटल था कतरी खत। मोहम्मद अकरम शेख ने स्पीच देते हुए कहा, कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हम्माद बिन जासिम बिन जबार अल्तानी ने खत लिखा है। इस खत में ये लिखा हुआ था, हम्माद के फादर जासिम बिन जबर अल्तानी और मियां मोहम्मद शरीफ के बीच बिजनेस रिलेशनशिप थे। 1980 में मियां मोहम्मद शरीफ ने अल्तानी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रही। उसके बाद ऑफशोर कंपनीज के नाम पर ये फ्लैट खरीदे गए। अब यहाँ पता प्रॉब्लम क्या थी? मई 16 को पार्लियामेंट में स्पीच दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने। तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ये दोनों बातें एक दूसरे से टैली नहीं कर रही। इस पर कोर्ट ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई। खत कुछ और कह रहे और पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे। 9 दिसंबर तक बहुत सी हेयरिंग हुई बट कोर्ट अब तक कोई सही डिसीजन तक नहीं पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जनवरी 2017 में न्यू बेंच के साथ हेयरिंग होंगी। 20 अप्रैल 2017 को स्प्लिट डिसीजन आया जजेस का, जिसमें जस्टिस आसिफ अली खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने डिसीजन में कहा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए नेशन, पार्लियामेंट और कोर्ट के सामने होनेस्टी नहीं दिखाने के लिए। बाकी के 3 जजेस ने JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया ताकि शरीफ फैमिली अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। और 6 मई 2017 को एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसको FI के एडिशनल डायरेक्टर वाजिद ज़िया लीड कर रहे थे और इसके दूसरे मेंबर्स में SBP के आमिर अजीज़, SECP के बिलाल रसूल, NAB के इरफान मंगी, ISI और MI के सीनियर ऑफिशियल शामिल थे। JIT को हर 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देनी थी और 16 डेज के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट सबमिट करानी थी। JIT का काम था कुछ क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था या घुमा फिरा के बताया गया था। लंदन प्रॉपर्टीज़ के पैसे कहां से आए, मनी ट्रेल क्या था, गल्फ स्टील मिल कब वजूद में आई, गल्फ स्टील मिल के सेल लंदन प्रॉपर्टीज़ के परचेज से रिलेटेड थे, कतरी लेटर की सच्चाई क्या है, शरीफ फैमिली के इनकम सोर्सेस क्या हैं, क्या ये इनकम सोर्सेस इतने हैं कि प्रॉपर्टीज़ खरीदे जा सकें, ऑफशोर कंपनीज़ के मालिक कौन है।
JIT की 16 डेज रिपोर्ट के बीच बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, जैसे हुसैन नवाज की पिक्चर लीक होने को बहुत बड़ा मसला बना दिया गया। इतना बड़ा मसला कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केस है, उससे भी बड़ा मसला बना दिया गया इसे। हुसैन नवाज साहब की तस्वीर का जो लीक होना है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसको पब्लिक कर दिया जाए। जो इन केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं PML के कारकुन इनको धमकी दे रहे हैं, वो भी ओपनली। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। और सबसे मेन चीज़, कतर के शहजादे का जो खत दिखाया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न ये था JIT के मेंबर्स ने कतर के शहजादे को पाकिस्तान आने का कहा, जो लेटर उन्होंने भेजा उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 5 जून को कतरी शहजादे का खत JIT को वसूल हुआ। इसमें कतरी शहजादे ने JIT में पेश होने से इनकार कर दिया। 10 जुलाई 2017 को JIT ने शरीफ फैमिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 275 पेज की डिटेल रिपोर्ट सबमिट की। कोर्ट ने अनाउंस किया वो 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी के खिलाफ क्रिमिनल केस ओपन करने का भी ऑर्डर दिया। यह केस शरीफ फैमिली के चौधरी शुगर मिल्स के डॉक्यूमेंट में गलत इन्फॉर्मेशन डालने के इल्ज़ाम में था। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। यू आर नॉट लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 के इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर में एक इम्पोर्टेंट डिटेल ना बताने की वजह से लिया। उन्हें FZE कैपिटल से सैलरी लेने को छुपाने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP को ऑर्डर दिया कि वह नवाज शरीफ को नेशनल असेंबली की सीट से रिमूव करे, ताकि कोर्ट अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट करे। और JIT ने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उसे 6 वीक के अंदर नैब कोर्ट में भेजे जाएँ। दिन गुजरते जा रहे थे, वो कहते हैं ना कि दोस्त सबूत नहीं मिल रहे थे, और वही दोस्त सबूत मिलते भी हैं। 23 जून 2017 को FI के एडिशनल डायरेक्टर वाजिद ज़िया ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर एरल जोट को लेटर भेजा, ऑफशोर कंपनीज किसके नाम पर है यह मालूमात की जाए। 3 जुलाई 2017 को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर एरल जोट ने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा हुआ था कि जिन चीज़ों की आपको डिटेल चाहिए या जिन ऑफशोर कंपनीज की आपको डिटेल चाहिए वो हमने 12 जून 2012 को मोसेक फोंसेका के मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को लेटर भेजा था एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ। और 22 जून 2012 को मोसेक फोंसेका ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेटर भेजा था। नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज़ है, और हुसैन नवाज ने जो इंटरव्यू में कहा था कि मैं ओनर हूँ, उन्होंने झूठ बोला था। नवाज शरीफ की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उनमें मरियम नवाज़ उनकी डिपेंडेंट लिखी हुई है, और मरियम नवाज़ ने भी यही स्टेटमेंट दिया था। एक तरह से देखा जाए तो नीलसन और नेस्कोल नवाज शरीफ की हुई। 6 जुलाई 2018 को नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ को इनकम सोर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टीज रखने पर 10 साल की सज़ा दी, और नैब कोर्ट के साथ कोऑपरेट ना करने पर 1 साल की। उनकी बेटी मरियम नवाज़ को लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदने में मदद करने के लिए 7 साल की सज़ा दी, और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को नैब के साथ कोऑपरेट ना करने के लिए 1 साल की सज़ा मिली। नवाज शरीफ इन क्राइम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कोर्ट में बार बार अपील कर रहे थे, और कोर्ट उनकी अपीलें रिजेक्ट कर रहा था। इन 12 महीनों में नवाज शरीफ को बहुत सी बीमारियां हुई, और डॉक्टर्स ने कहा इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इनको किसी एडवांस कंट्री में जाना पड़ेगा। इमरान खान की गवर्नमेंट नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें ट्रेवल बैन हटाना पड़ा, ठीक है, इस शर्त पर कि पाकिस्तान को पहले 5 अरब देंगे उसके बाद वो जाएंगे। और दूसरा क्राइटेरिया यह था कि उसे हर हफ्ते की रिपोर्ट देनी थी, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात 5 साल बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं, ठीक है, जहां 6 हफ्ते बाद आना था, और सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं उन पर से। बहुत से अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे आपको इस केस से रिलेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को सही किया, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं था डिस्क्वालीफाई करने का। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 62 और 63 रिप्रेजेंटेशन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया डिफाइन करता है। अगर कोई कैंडिडेट या इलेक्टेड ऑफिशियल करप्ट या डिसऑनेस्ट फाउंड होता है तो करप्ट और डिसऑनेस्ट ये वर्ड याद रखना, ठीक है, या अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ को करेक्ट तरीके से डिक्लेयर नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और यह चीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976 में भी मेंशन है।
डिसऑनेस्ट। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी थी, दुबई में इन्वेस्टमेंट की गई, उसके बाद उन्हें बेची गई, फिर जद्दा में की गई, फिर उन्हें बेची गई, फिर लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। इसके कंप्लीट दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। लेकिन कतर के खत के बाद ये गेम कंप्लीट चेंज हो जाता है। नवाज शरीफ के फादर ने कतर में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से फिर लंदन की प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। ये दोनों स्टोरी कितनी डिफरेंट है, और यही डिसऑनेस्टी हो जाती है हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की। नेशन के सामने, पार्लियामेंट के सामने और कोर्ट को अलग कंफ्यूज किया इन स्टेटमेंट से। करप्शन, इनकम सोर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, लेकिन किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जा रहे कि ये बता सके कि प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी गई। शरीफ फैमिली को उस वक्त दो ही चीज़ें बचा सकती थी, एक वो कतर के शहजादे और दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए और कतर के शहजादे पाकिस्तान आने से मना कर रहे थे। और वही बात हो गई कि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ ने क्यों कहा कि मेरे पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। अगर सब कुछ इतना सिंपल था जिस तरीके से शरीफ फैमिली बता रही थी, तो ऑफशोर कंपनीज़ रखने का क्या मकसद था? क्योंकि ऑफशोर कंपनीज ज़्यादातर टैक्स से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये दोनों ही इंटरनेशनल क्राइम है। आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। हमारा सिस्टम कितना पावरफुल है ये तो हमें इस केस से पता चल गया, लेकिन अफसोस की बात ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा करप्शन की वजह से। इसी करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान में किसी भी पावरफुल इंसान को क्राइम करने से डर नहीं लगता।